हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। अभी तक के लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे कि हमें किसी भी गियर को सेटिस्फाई कराने के लिए कि मतलब कि दो बॉडी अगर वो गियर हैं तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन जो होना चाहिए वो कहते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पे ट्रांसफ़र होना चाहिए। उन दोनों के बीच में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ट्रांसफर हो, साथ ही साथ उसके बीच में लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर, ये चीज़ हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैसे कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जो हमारे गियर बन सकती हैं, किस टाइप के गियर होते हैं, उनमें क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, आज देखिए सबसे पहले हम बात करें किसी भी प्रोफाइल को गियर कब बोलेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो फोर्स होता है आपका वो किस डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। हम बात कर किसी भी बॉडी के लिए गियर बनाने क्या चाहिए हमें, एक पिच पॉइंट जो फिक्स पॉइंट रहता है, जो हम लॉ ऑफ गियरिंग में पढ़ चुके हैं कि जो आपका फिक्स पॉइंट रहता है पी पॉइंट, वो कैसे रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। और कहाँ पे रहना चाहिए, पिच पॉइंट पे रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, दो गियर लिए हैं हमने, एक पिनियन है दूसरा आपका गियर है, इन दोनों के बीच में आपका फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका सेंटर है गियर का, और ये जो पॉइंट है आपका, ये सेंटर है आपका पिनियन का। ये छोटा और बड़ा मैंने दिखा रखा है क्योंकि है ऊपर, काफ़ी ऊपर है। ये जो O2 पॉइंट है आपका वो यहाँ नहीं है एक्चुअली, ये ऊपर है ला करके, लेकिन ऊपर नहीं बनाने चाहिए, मैंने यहीं बना दिया। क्लियर, जो O2 सेंटर है वो किसका पॉइंट है, वो इस बड़े वाले गियर का सेंटर है, और जो O1 है वो उसका छोटे वाले गियर का सेंटर है। क्लियर, ये दोनों जो टीथ हैं, ये दोनों टूथ अलग अलग गियर के, येलो वाला और वाइट वाला, दोनों क्या कर रहे हैं, मेट कर रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ये पॉइंट है आपका क्यू, पॉइंट क्यू। अब जो आपका फोर्स ट्रांसमिट होता है इन दोनों गियर के बीच में वो कहाँ पे होगा, ये कैसा पेयर बना रहे हैं, हायर पेयर बना रहे हैं, तो इनके जो कॉमन नॉर्मल होगी, जो इनकी कॉमन नॉर्मल होगी उस पर ही क्या होगा, फोर्स हमारा ट्रांसफ़र होगा। अगर ये इसको फोर्स देना है तो कहाँ देगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर ये सरफेस और ये सरफेस आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को फोर्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो कैसे करेगा, कोई भी फोर्स जो ट्रांसमिट होता है वो कहाँ होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये इन दोनों पॉइंट के जो कॉमन नॉर्मल है उसके लॉन्ग क्या जाएगा, हमारा फोर्स जाएगा। क्लियर, बात समझ आ रही है। ये जो आपका नीचे वाला पिनियन है वो ओमेगा की स्पीड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ओमेगा 1 से। तो जो आपका गियर है वो किसी ओमेगा 2 से आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गियरिंग है वो कैसी है, एक्सटर्नल गियरिंग है। क्लियर, अगर इसको इस डायरेक्शन में मोशन लेना है तो उसके लिए जो आपका पिच पॉइंट है उस पर फोर्स कहाँ होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा एफ, आगे भी कुछ आएगा इसके एफ के, लेकिन वो क्या आएगा देखिए, एक लाइन ऑफ एक्शन, और जो एफ कहाँ पे मिल रहा है, किसी भी पिच पॉइंट पे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं, जो हम कल पढ़े, कल हम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि किसी भी दो डिस्क के बीच में मोशन ट्रांसफर करने के लिए फोर्स कहाँ लग रहा था हमारा, उन दोनों की, जहाँ पे वो दो सर्कल टच कर रहे थे, ठीक है, उन दोनों के कॉमन टेंजेंट पे, उन दोनों की कॉमन टेंजेंट पे। तो ये जो है आपकी, जो मैंने पिंक वाली लाइन बनाई, ये क्या है, इन दोनों सर्कल्स के, ये दोनों पिच सर्कल्स हैं, ये पिच सर्कल्स के कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग क्या होगा, फोर्स हमारा ट्रांसफ़र होगा। क्लियर, यहाँ से हमने जब फोर्स लिया तो इसका जो कंपोनेंट है ये एंगल कहलाता है आपका प्रेशर एंगल। लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कौन थी, जहाँ पे हमारा फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है किसके बीच में, दो गियर के टीथ के बीच में। और एफ, ये वाला जो फोर्स है, टेंजेंट जो है कॉमन टेंजेंट, इसके अलावा हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है इन दोनों के बीच में, और इसके अलावा हमारी पावर ट्रांसमिट होगी। इसी के टॉर्क से हमारा क्या होगा, जो गियर है वो रोटेट करेगा। क्लियर, लाइन ऑफ एक्शन जो है आपकी, लाइन ऑफ एक्शन कौन सी होगी, ये। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन और कॉमन टेंजेंट, पिच पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट ऐसे लिखें, और पिच पॉइंट पर कॉमन टेंजेंट के बीच का एंगल
प्रेशर एंगल कहलाता है, ठीक है, प्रेशर एंगल कहलाता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो अभी यहाँ पर है, और हम बात कर चुके हैं पिछले केस में कि जो कॉन्टैक्ट है वो आपका लगातार मूव करता है। Q से P की जो वैल्यू है हमारी जो है कंटिन्यूसली वेरी करती है। Q क्या है, इस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट है। अभी हम आगे देखेंगे भी सही कि ये कैसे वेरी कर रहा है। जब हमारा इसका मूवमेंट होगा तो कहाँ से जाएगा, Q से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, किधर, P की तरफ, लेकिन रहेगा कहाँ पे, इस लाइन ऑफ एक्शन पे ही रहेगा। जरा इसको और समझते हैं हम लोग कि ये इस लाइन ऑफ एक्शन पे ही कैसे है। इस वीडियो की हेल्प से हम ज़रा समझेंगे कि आपका जो मोशन हो रहा है वो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन हो रहा है। देखिए ज़रा, सॉरी दूसरा है, हाँ ये वाला। इसमें देखिए ज़रा आप, यहाँ पे जो आपका मोशन हो रहा है वो देखिएगा ज़रा, यहाँ से ये मोशन स्टार्ट हुआ, ये मोशन जो स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस लाइन के अलोंग ही मूव होता रहेगा। ये जो P जो है आपका वो होता है आपका पिच पॉइंट। एक बार इसको दोबारा देखेंगे, ये जो पॉइंट आपका मूव कर रहा है कंटिन्यूसली इस लाइन पे ही मूव करता हो जा रहा है और इस लाइन तक जा रहा है, तो ये क्या हो गई आपकी लाइन ऑफ एक्शन। जब ये यहाँ पे इस पर कॉन्टैक्ट में आया था वही क्या होगी इसकी लाइन ऑफ एक्शन, वहाँ से स्टार्ट हुई। ये देखिए यहाँ से ये पॉइंट आपका टच हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर यही पॉइंट आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है। जब ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है लेकिन ये है किस पे, इस लाइन पे ही रहेगा, तो ये आपका Q पॉइंट हो गया, ठीक है। तो Q पॉइंट आपका कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन कहाँ पे मूव कर रहा है, इस लाइन ऑफ एक्शन पे मूव कर रहा है। आपको कैसे पता है लाइन ऑफ एक्शन है, किसी भी पॉइंट पे देख लो, किसी भी पॉइंट पे देखना आप, ये क्या होंगे, जहाँ पे पॉइंट बन रहा है वो कहाँ पर है, इन दोनों सरफेस के कॉमन टेंजेंट पे, इन दोनों सरफेसेस के कॉमन टेंजेंट पे। ये हमेशा क्या रहेगा इस पॉइंट पे, और ये ग्रीन जो पॉइंट है अगर इसको देखेंगे यहाँ पे भी देखिए ये टेंजेंट जो है अपनी वो कॉमन टेंजेंट पे है। जब ये मूव करेगा, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है लेकिन है किस पे, इसी लाइन पे। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि जो पॉइंट है आपका वो मूव नहीं करेगा। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है आपका, प्रेशर एंगल कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो मूव ही नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट पॉइंट मूव नहीं कर रहा, तो इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ एक्शन और कॉमन टेंजेंट जो है उनके बीच में एंगल कांस्टेंट रहेगा, और वही क्या होता है आपका प्रेशर एंगल। क्लियर, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के अंदर प्रेशर एंगल कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब बात समझ में आ गई, इसके अलावा जो फोर्स इस कॉमन टेंजेंट पे फोर्स जा रहा हो कितना जाएगा, F cos फाई, F cos फाई। यहाँ पे जो फोर्स ट्रांसफर होगा वो होगा आपका F cos फाई, और यही फोर्स आपका रिस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा मोशन को आगे की तरफ ट्रांसफ़र करने के, ठीक है। इसी फोर्स के कारण आपका जो गियर है वो रोटेट करेगा, पिनियन की मदद से गियर हमारा रोटेट करेगा। कौन सा फोर्स लगेगा वो, F cos फाई। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, गियर बोल सकते हैं। किसी भी प्रोफाइल को गियर नहीं बोलते। देखिए किसी प्रोफाइल के गियर बनने के लिए हमारे कुछ कंडीशन होती हैं, और जो प्रोफाइल आपकी गियर बनती है उन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोफाइल। कॉन्जुगेट प्रोफाइल। किसी भी बॉडी के गियर बनने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट थी, कंडीशन रिक्वायर्ड थी हमारा जो लॉ ऑफ गियरिंग है, फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी प्रोफाइल हैं जो आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करती हैं, वो होती हैं आपकी एक तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ये नाम है इसका, और दूसरी होती है कॉन्जुगेट प्रोफाइल, सॉरी साइक्लोइडल प्रोफाइल। साइक्लोइडल प्रोफाइल, ये दोनों बाय नेचर कैसी होती हैं, अपने स्वभाव के अनुरूप ही ये क्या होते हैं, प्रोफाइल आपके कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ गियरिंग आपका सेटिस्फाई होगा। अगर लॉ ऑफ गियरिंग आपका सेटिस्फाई है, लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होने का मतलब होता है कि आपके जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो है वो हमें मिलेगा यहाँ पे।
क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल्स कैसी होती हैं और कैसे ये जनरेट होती हैं। देखिए, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल एक क्या है, लोकस है। एक सर्किल पे अगर एक पॉइंट को अनओपन करें, जैसे एक आपका ये एक सर्किल है, इस सर्किल पे एक बिंदु है। इस बिंदु को मतलब बिंदु को हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक आपका टेप है और टेप का एक सिरा आपके हाथ में है। जब इस टेप को आप खोलोगे, ओपन करेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा और इसका हर पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। किसको, जो आपका टेप जो नीचे जिस सरफेस पे आपका टेप बाउंड कर रखा है, लपेट रखा है, उसके क्या होगा, ये हमेशा परपेंडिकुलर टेंजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, आप बात समझ रहे होंगे ये चीज़ कि ये जो है हमारा प्रोफाइल जनरेट हुई है, ये क्या कहलाती है आपकी, यही आपकी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहलाती है। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। यह उस पॉइंट का लोकस है जो किसी फिक्स सर्कल पर, ये सर्कल क्या है हमारा, फिक्स है। इस सर्कल के ऊपर हमने क्या कर रहे हैं, पर इस पॉइंट को रोल करने पर क्या नाम है, जनरेट होता हूँ। जिसका जनक कौन होगा, ये आपका ये सर्किल होगा जिसके ऊपर से हम रोल करा रहे हैं। यही सर्किल हमारा कहलाता है बेस सर्किल। इसको ज़रा हम वीडियो की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हमारा जो प्रोफाइल इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है वो जनरेट होती है, उत्पन्न कैसे होती है, ज़रा इस वीडियो के मदद से देखेंगे। देखिए, देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, ये ग्रीन वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है आपको, यहाँ से हमारे इसकी शुरुआत होगी। अब देखिएगा ये कैसे कर रहा है, रोटेट कर रहा है जिस दिशा में, वही क्या होगी, इसकी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का जनरेशन होगा। देखिए यहाँ पे ये देखो जनरेट हुआ। ये जो प्रोफाइल है वो इस तरीके से मूव करते हुए जनरेट कर रही है। अब हर एक पॉइंट पे ये क्या है, इसको टेंजेंट होगा। जहाँ पे भी आएगा ये इसको क्या होगा, टेंजेंट होगा। यहाँ पे अभी क्या है, ये यहाँ पे टेंजेंट है। अभी जब आगे की सिचुएशन आएगी वहाँ पे फिर टेंजेंट होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसे रोक देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इस सर्किल को टेंजेंट आएगा। ये पॉइंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, इस सर्किल को टेंजेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, इस सर्किल के टेंजेंट होगा। जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होगी हमारे, वो हमेशा बेस सर्किल से कैसे जाएगी, टेंजेंट होकर के ही मूव करेगी। क्लियर, बात समझ में आ गई हो कि जो आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है वो कैसे जनरेट हो रही है। किसी एक बेस सर्किल के ऊपर जब हमने क्या किया, एक पॉइंट को अनरैप किया, एक पॉइंट को अनरैप किया, तो हमारी इस तरह की प्रोफाइल जो लोकस जनरेट हुआ वही क्या कहलाता है, आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहलाता है। क्लियर, अब हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल का एनालिसिस जब करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आती है और क्या चीज़ हमें की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, एनालिसिस ऑफ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। देखिए, ये आपके दो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल वाले गियर हैं। ये जो आपके बड़ा वाला जो दिख रहा है ये आपका गियर है, जो छोटा वाला जो आपका सर्कल दिख रहा है वो आपका पिनियन है। ये हम अच्छे से जानते हैं। ये जो आपका ब्लू लाइन जो दिख रही है ये इनकी पिच सर्किल रेडियस है। ब्लू लाइन और पिंक लाइन जो है वो इनकी पिच सर्किल रेडियस है। क्लियर, और ये जो सर्कल्स हैं आपके, ये दोनों सर्कल्स, ये इनके बेस सर्किल हैं, ये इनके बेस सर्किल हैं। बेस सर्किल है तो उसको कैपिटल आर बी और इस वाले को हम स्मॉल आर बी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने किससे दे रखा है, स्मॉल आर बी से, और उस वाले को हमने कैपिटल आर बी से। क्लियर, यहाँ पे जो एंगेजमेंट, अब इसके ऊपर हमारी जो प्रोफाइल है, हमारी जो प्रोफाइल है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, वो किसके ऊपर होती है, बेस सर्किल से टेंजेंट होती है। तो इससे अगर हम कोई टेंजेंट बनाए, साथ में हमारे पास क्या दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए। जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो क्या कि वो एक फिक्स पॉइंट पी से गुजरनी चाहिए। जो पी पॉइंट कौन सा है, पिच पॉइंट। पिच पॉइंट कौन सा होता है, जहाँ पे दोनों पिच सर्किल मीट कर रहे होते हैं। ये इस पिच पॉइंट पी से पास होनी चाहिए लाइन ऑफ एक्शन जो है हमारी। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, बेस सर्किल से टेंजेंट होनी चाहिए। बेस सर्किल के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नहीं, बेस सर्किल के परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन ऑफ एक्शन जो होगी हमारी। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच में एक ही एक लाइन सेटिस्फाई करेगी इस तरह के रिलेशन को। देखते हैं हम कौन सी लाइन ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है।
इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली ये जो लाइन है यही है आपकी। क्लियर। इसकी जो स्टार्टिंग है, मान के चलिए इस लाइन पे ही हमारा क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा हमेशा। अगर आपका रेडियस ऑफ अडेंडम सर्किल जो है वो आर ए है, कैपिटल गियर का अडेंडम सर्किल की रेडियस आपकी आर ए है, और वो इस वाले पिनियन को इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है अगर, तो यहाँ से हमारा एंगेजमेंट स्टार्ट होगा। तो ये पॉइंट के क्या बोलते हैं हम, के पॉइंट बोलते हैं। और जहाँ तक हमारा एंगेजमेंट चल रहा है, एंड ऑफ द एंगेजमेंट, जहाँ पे एंगेजमेंट हमारा अंत होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एल पॉइंट। ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ पे हुआ, के पॉइंट पे, और अंत कहाँ पे हो रहा है, एल पॉइंट पे। इसको अगर हम थोड़ा सा डार्क करके देखें तो ये हो जाएगा इसका एरिया, कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। क्लियर। जो पी पॉइंट है हमारा, के पॉइंट जो है हमारा, वो कहाँ से, जो हमारा एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ है दोनों गियर का, वो के पॉइंट, ये हमने माना कि ये के पॉइंट और एल पॉइंट जो है हमारे स्टार्ट हुए। क्लियर। एक्चुअल में क्या होंगे, वो उसकी रेडियस डिफाइन करेगी, जो आपका बड़ा गियर है और छोटा गियर जो पिनियन है आपका। क्लियर। इन दोनों की रेडियस डिफाइन करेगी ये के पॉइंट और एल पॉइंट कहाँ पर होंगे। अब यहाँ के पॉइंट से लेकर के एल पॉइंट तक आपका कॉन्टैक्ट है। इसी को हम क्या बोलेंगे, हम जो इस एक रोटेशन में, एक टीथ के रोटेशन में, मतलब दो जो टीथ हैं उनके जब रोटेशन होगा, तो यहाँ के पॉइंट से लेकर के एल पॉइंट तक की दूरी ही हम तय करेंगे। इसी दूरी को क्या बोलते हैं, हम पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जो एक एंगेजमेंट पीरियड, मतलब इस एंगेजमेंट पीरियड, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एंगेजमेंट हो रहा है इनके बीच में और डिसएंगेजमेंट हो रहा है। तो एक एंगेजमेंट पीरियड के अंदर जो हमारी डिस्टेंस मूव करी गई है, कहाँ से कहाँ तक की, के पॉइंट से एल पॉइंट तक, वो क्या कहलाती है, इसकी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाती है। अब देखिए पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर बात करें हम, कॉन्टैक्ट पाथ कहाँ होगा, के एल, के और एल के बीच की दूरी के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, जो के एल है वो दो लंबाइयों का जोड़ है, एक तो के से पी का और पी से एल का। के से पी की जो लंबाई है वो कहलाती है, क्योंकि के से पी की जो लंबाई है वो तय की जाती है गियर की टीथ द्वारा, और पी से एल की जो लंबाई है वो तय की जाती है पिनियन के टीथ द्वारा। ठीक है। अगर वो उसके गियर के टीथ द्वारा तय हो रही है तो उसको बोलते हैं हम पाथ ऑफ अप्रोच, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अभी पिच पॉइंट को भी हम पहुँचे नहीं है, पिच पॉइंट तक पहुँच रहे हैं, इसलिए अप्रोच मतलब उस तक पहुँचना। ठीक है। और दूसरा होता है आपका पाथ ऑफ रेसेस। रेसेस का मतलब होता है कि वहाँ से छोड़ के जाना, किससे कितना दूर छोड़ रहा है, पिच पॉइंट से हमारा क्या सिस्टम उसको उसके पास पहुँच रहा है और उससे दूर जा रहा है। तो पिच पॉइंट के पास पहुँच रहा है, पास के में के पी में पहुँच रहा है, उसे बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच। ठीक है। और जो आपका जो रेसेस है, जहाँ पे आपका जो एंगेजमेंट है वो छूटता हुआ सा नजर आ रहा है, वो है आपका पी से एल का। पी से एल वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं हम पाथ ऑफ रेसेस। क्लियर। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि पाथ ऑफ अप्रोच क्या है, पाथ ऑफ डिस्टेंस क्या है, और इन दोनों का ही जोड़ क्या कहलाता है, आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा आपका, पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रेसेस का जोड़। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। देखिए आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, किसी भी गियर या पिनियन द्वारा, हम जिसकी बात करें, गियर और पिनियन द्वारा अपने अपने पिच सर्किल पे, किस पीरियड में, जब आपका एक एंगेजमेंट हो रहा है, एंगेजमेंट जो हो रहा है उन दोनों के बीच में, उस पीरियड में अपने अपने पिच सर्किल पे चली गई दूरी किसके बराबर होती है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर होती है। देखिए गियर और पिनियन द्वारा अपने अपने पिच सर्किल पर एंगेजमेंट की शुरुआत से एंगेजमेंट के अंत तक, तो पीरियड कौन सा हुआ हमारा, जहाँ पे एंगेजमेंट की शुरुआत हुई और कहाँ तक है हमारा पीरियड, वो पीरियड आपका एंगेजमेंट के अंत तक है, होने तक जो दूरी तय की जाए वही क्या होती है, आपकी आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हम बात किसकी कर रहे हैं, पहले हमारा जो गियर, आर्क ऑफ अप्रोच में हमारा वर्क करेगा गियर, और आर्क ऑफ रेसेस में वर्क करेगा हमारा पिनियन। देखिए आर्क ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ अप्रोच जो होती है वो किसके लिए होती है, हम गियर के लिए बात करते हैं। जरा यहाँ पे समझते हैं कि है क्या चीज़ है। जब ये के से पी तक जाएगा, जब हमारा पॉइंट के से पी तक, क्योंकि क्यू पॉइंट जो था हमारा वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा था, तो क्यू पॉइंट यहाँ पे क्या है, के से एल तक वेरी करेगा। क्लियर। ये जो पॉइंट है आपका क्यू से जब पी तक मूव करेगा कंटिन्यूसली, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हम अभी देख चुके हैं थोड़ी देर पहले, कि के पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक मूव करेगा। क्लियर। अब जब ये इस पॉइंट पे मूव करेगा तो इस टाइम पीरियड में इसने इस पे चली गई दूरी जो है आपकी, यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी है ये,
ये जो आर्क कवर करी ये क्या कहलाएगा, आपका आर्क ऑफ अप्रोच कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे P से L तक में ये इसने यहाँ पे जो दूरी चली है ये वाली, ये क्या कहलाएगी आपकी आर्क ऑफ रेसेस कहलाएगी, क्योंकि अपने अपने पिच सर्किल की बात कर रहे हैं। तो आर्क ऑफ अप्रोच किसके लिए, गियर के लिए, और आर्क ऑफ रेसेस किसके लिए, आर्क ऑफ रेसेस आपके पिनियन के लिए। अब देखिए ज़रा, ये एंगल अगर फाई है तो ये जो हमारी डिस्टेंस अगर लीनियर डिस्टेंस लें तो क्या हो जाएगा, P बाई कॉस फाई के इक्वल होगी। क्लियर, तो हमारी जो डिस्टेंस हो जाएगी किसकी इक्वल होगी, आर्क ऑफ अप्रोच किसके इक्वल होगी, पाथ ऑफ अप्रोच डिवाइड बाई कॉस फाई के इक्वल होगी। और जो आपकी आर्क ऑफ रेसेस होगी वो किसके इक्वल होगी, पाथ ऑफ रेसेस डिवाइड बाई कॉस फाई के इक्वल होगी, डिवाइड बाई कॉस फाई के इक्वल होगी। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमें, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखिए पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, पाथ ऑफ अप्रोच डिवाइड बाई कॉस फाई, पाथ ऑफ रेसेस डिवाइड बाई कॉस फाई क्या दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा। और पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रेसेस का जोड़ जो होता है वो किसके बराबर होता है, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट बटे कॉस फाई। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका, ये एक बेस सर्किल है, ये वाला जो सर्किल है वो कौन सा है, बेस सर्किल है। अगर ये बेस सर्किल तो इस बेस सर्किल की कुछ रेडियस भी होगी, लेकिन हम किसी भी गियर को डिफाइन किसकी फॉर्म में करते हैं, हम उस गियर को डिफाइन करते हैं उसके बेस सर्किल डायमीटर की फॉर्म में या बेस सर्किल रेडियस की फॉर्म में। तो आपसे पूछा जाए कि बेस सर्किल की रेडियस क्या होगी, तो बेस सर्किल की रेडियस कैसे बता सकते हैं हम, देखिए ज़रा, अगर हम ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल O1 क्या है, सेंटर, M क्या है, जो इस पॉइंट वो पॉइंट है जिस पे क्या है हमारा लाइन ऑफ एक्शन, या फिर जहाँ से हमारा टेंजेंट स्टार्ट हुआ है वो पॉइंट आपका क्या है, M है। क्लियर, इसके परपेंडिकुलर होगा ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस क्या ना M पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है किससे, रेडियस से। ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, O1MP। अगर O1MP की बात करें तो वहाँ पे देखिए ये एंगल कितना था आपका, फाई, क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्शन है, और ये क्या होगा आपका, जहाँ पे हमारा कॉमन टेंजेंट हो वो क्या होता है आपका, प्रेशर एंगल फाई कहलाता है। ठीक, अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, ये वाला एंगल भी फाई होगा। ठीक है, और हमने ट्राइंगल कौन सा लिया, O1MP। इस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो कॉस फाई की वैल्यू मैं निकालूँ, कॉस फाई किसके बराबर होगा, O1P बटे, सॉरी, कॉस फाई जो होगा वो होगा आपका O1M बाई O1P। और O1M जो है वो किसके बराबर है, O1M, ये डिस्टेंस, ये दूरी किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर। कौन सी त्रिज्या, बेस त्रिज्या के बराबर, तो यानी कि ये RB के बराबर है। इसे RB क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल r क्यों लिखा है, क्योंकि ये पिनियन की बात हो रही है। क्लियर, और जो O1P है आपका वो किसके होगा, स्मॉल r के बराबर होगा। O1P पे सर्कल रेडियस r के बराबर है। क्लियर, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया कि O1M कॉस फाई जो होगा आपका वो किसके इक्वल होगा, RB अपॉन स्मॉल r के। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि RB जो होता है वो किसके बराबर होगा, R कॉस फाई के। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, जब हम गियर के लिए बात करेंगे, ये अगर फाई एंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाई, तो ये हो जाएगा आपका वापस फाई। इसके लिए ये क्या है आपकी RB, कैपिटल RB, इसकी बेस सर्किल रेडियस है। और O2 पॉइंट से P तक की दूरी वो किसके इक्वल है, O2 पॉइंट से P तक की दूरी जो है आपकी वो बेस सर्किल रेडियस किसके, बड़े वाले गियर के, उसके इक्वल है। तो यहाँ से हमारे फिर वापस वही रिलेशन निकल के आएगा, क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल RB किसके बराबर है, कैपिटल R कॉस फाई के। क्लियर हो गई होगी बात यहाँ पे कि हमारे इन्वॉल्यूट प्रोफाइल्स के अंदर क्या क्या चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से पाथ ऑफ अप्रोच होते हैं, क्या उसका पाथ ऑफ रेफरेंस होता है, और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ज़रा यहाँ पे भी हम एक एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्टैक्ट जो है आपका यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ,
कॉन्टैक्ट जो स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये कॉन्टैक्ट पॉइंट था, इसको ज़रा दोबारा देखेंगे। देखिए जहाँ इस पॉइंट से इसका कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे देखिए ये जो एक होगा आपका गियर, ये प्लांटर रखा हुआ गियर पिनियन होगा और मोशन जो है आपका गियर के हेल्प से ट्रांसफर हो। ये आपका जो गियर है इसका टूथ आगे इससे कनेक्ट कर रहा है। अब जैसे ही इसको हम आगे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ दोबारा देखिए यहाँ पे ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगा यहाँ पे और स्लोली मूव करता है अलॉन्ग दिस लाइन ऑफ एक्शन। मूव करता हुआ कहाँ तक जा रहा है, देखिए यहाँ पे जब जा रहा है तो एक इस वाला गियर, रेड वाला गियर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है पी पॉइंट तक। अब देखिएगा अब आगे जो पॉइंट जा रहा है उसमें क्या होगा आपका, वो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो उस पर फोर्स लगा रहा है। पहले आपका ब्लू वाला गियर लगा रहा था, देखिए इस पॉइंट के लो, इसलिए एक को क्या बोलते हैं हम पाथ ऑफ अप्रोच फॉर गियर बोलते हैं, दूसरे को हम पाथ ऑफ रेसिस्ट बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या होता है गियर अप्रोच करता है और दूसरे पे गियर हमारा रेसिस्ट करता है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ इन्वॉल्यूट गियर। इन्वॉल्यूट गियर के क्या एडवांटेज होते हैं, इन्वॉल्यूट गियर को क्यों यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात अभी भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन जो रहती है वो कैसी रहती है, सेम रहती है, लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होती। लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होती तो इसका जो प्रेशर एंगल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर एंगल कांस्टेंट है, इसका मतलब जो फोर्स है आपका वो क्या होगा, हमेशा फोर्स की वैल्यू प्रेशर एंगल के साथ चेंज नहीं होगी, तो टॉर्क आपका प्रेशर एंगल के साथ चेंज नहीं होगा। क्लियर, यहाँ पे ना तो प्रेशर एंगल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब टॉर्क चेंज नहीं होगा, लेकिन वो क्या है, अगर फाई की वैल्यू चेंज होगी तब चेंज होगा ना। फोर्स तो क्या है आपका उसी डायरेक्शन में ही है, वो फोर्स आपका कांस्टेंट रहे। क्लियर, दूसरी एडवांटेज जो है इसकी सबसे ज़्यादा जिस वजह से ही यूज़ किया जाता है, देखो सेंटर डिस्टेंस अगर चेंज हो जाती है, सेंटर डिस्टेंस क्या होती है, दो गियर के जो सेंटर है उन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इसके सेंटर डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अगर वो सेंटर डिस्टेंस आपकी चेंज होती है, अगर सेंटर डिस्टेंस आपकी चेंज हो रही है तो आपका गियर क्या होगा, कॉन्जुगेट प्रोफाइल नहीं रख पाते। लेकिन जो इन्वॉल्यूट गियर होते हैं वो आपके कॉन्जुगेट प्रोफाइल यानी लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्शन जो है आपकी वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी लाइन ऑफ एक्शन जो स्टार्ट होती है वो आपके बेस सर्किल से स्टार्ट होती है, और बेस सर्किल सेंटर डिस्टेंस चेंज करने से बेस सर्किल की रेडियस चेंज नहीं होती, जिसके कारण जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बेस सर्किल पे ही रहेगी। और हमारा जो गियर रेशो मिलता है वो किस पे मिलता है, बेस सर्किल के बेस पे भी मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे जो गियर रेशो है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है। देखिए होता क्या है, कोई मशीन जब वर्क कर रही है वहाँ पे तो होमोजीनियस तो होती नहीं है, उस पर एक बाहर जो होता है वो हर दिशा में बराबर नहीं होता, किसी दिशा में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, जिसके कारण मशीन में क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। वाइब्रेशन अगर होंगे तो दो एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस, दो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या करेगी, थोड़ी थोड़ी वेरी करने लगती है। अगर उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल कौन कर लेगा, आपका ये जो इन्वॉल्यूट गियर होता है वो उसके डिस्टेंस बदलने पर भी कॉन्जुगेट एक्शन को मेंटेन करता है, यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तीसरा जो इसका मेन फ़ायदा है वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत आसान होती है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैसे बन जाता है, क्योंकि एक रैक कटर की हेल्प से ही बनाया जा सकता है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है वो है इसकी इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होती है, देखिए जब यहाँ पे इन्वॉल्यूट गियर के अंदर इन्वॉल्यूट प्रोफाइल स्टार्ट कहाँ से होती है, बेस सर्किल से होती है। बेस सर्किल के अंदर जैसे ये आपका बेस सर्किल है, इस बेस सर्किल के अंदर कोई इन्वॉल्यूट प्रोफाइल नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जनरेट कहाँ पे हुई है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल किसी एक बेस सर्किल को जब हमने ऊपर की तरफ रोटेट कराया तो जनरेट हुई थी आपकी। क्लियर, ये जो प्रोफाइल है आपकी वो कहाँ पर है, बेस सर्किल के ऊपर। लेकिन हमने क्या कर दिया, अगर आपका गियर का साइज़ बड़ा हो, गियर का अडेंडम बड़ा हो या पिनियन का अडेंडम बड़ा हो, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका अडेंडम वाला एरिया होगा वही जाकर के कहाँ पे आता है, नीचे बेस की तरफ आएगा ना। भाई कोई भी अडेंडम दूसरे की क्या होगा, बेस की तरफ डिगिंग करने की कोशिश करता है, बेस सर्किल हमें दिखता तो है नहीं, बेस सर्किल से अगर ऊपर रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस सर्किल में अगर चला जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वॉल्यूट और नॉन इन्वॉल्यूट का कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ पे।
तो इन्वॉल्यूट किससे जाके मिलेगा, नॉन इन्वॉल्यूट से मिलेगा, जो क्या करेगा, सिस्टम को डैमेज करेगा, क्योंकि जो गियर के अंदर कॉस्ट आती है वो उसकी प्रोफाइल की कॉस्ट होती है कि ऐसी प्रोफाइल जनरेट करना जो हमें क्या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो दे सके। अगर वैल्यू से उसका सरफेस ही ख़राब हो जाएगा, उसकी प्रोफाइल ही ख़राब हो जाएगी, तो वहाँ पे लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, हमारा गियर सिस्टम फेल हो जाएंगे। अब हमारा हो क्या रहा है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल जो है नॉन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल के साथ में क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। उन दोनों को टच होने की वजह से वहाँ पे डैमेजिंग होगी किसकी, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की, नॉन इन्वॉल्यूट की भी होगी, लेकिन जो इफेक्ट आएगा वो किस पे आएगा, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे आएगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या नॉन इन्वॉल्यूट और इन्वॉल्यूट में क्या होगा, मैशिंग हो गई है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। अब जरा से यहाँ पे समझते हैं कि हो क्या रहा है। एक्चुअली देखिए, जो आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, क्लियर, और जो दूसरा वाला गियर है मैशिंग गियर, उस मैशिंग गियर का अडेंडम जो है अगर यहाँ आ रहा है इस पॉइंट पे, क्लियर, तो इस पॉइंट पे अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में, इस इन्वॉल्यूट को रिवर्स डायरेक्शन में इस दिशा में अंदर बेस सर्कल के अंदर में अगर हम ड्रैग करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आया, तो ये जो पोर्शन होता है यही क्या कहलाता है, आपका इंटरफेरेंस कहलाता है। इसकी वजह से क्या होगा, नॉन इन्वॉल्यूट और इन्वॉल्यूट में हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है उसकी प्रोफाइल ख़राब होगी, और प्रोफाइल ख़राब हो गई तो क्या हो जाएगा, आपका गियर ही ख़राब हो जाएगा, क्लियर। तो यही कहलाता है आपका इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस ना हो इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है कि जो के और एल, जो हमारा स्टार्ट ऑफ द जो हमारा एंगेजमेंट स्टार्ट हो रहा था, जहाँ से एंगेजमेंट की शुरुआत हो रही थी और जहाँ पे हमारा एंगेजमेंट ख़त्म हो रहा था, वो दोनों पॉइंट अपने अपने कहाँ तक, वो बेस सर्कल से नीचे नहीं जाने चाहिए। तो इन दोनों के सेफेस्ट पॉइंट जो हैं, देखिए यहाँ पे जो के और एल के लिए सेफेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, के क्या हो सकता है, एम से अगर नीचे गया, एम से अगर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये आपका बेस सर्कल के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से एल जो है अगर वो एन के बाहर गया तो कहाँ पे आ जाएगा, बेस सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कहाँ है, के की लिमिट एम तक है और एल की लिमिट एन तक है। तो के कहाँ तक पहुँच सकता है, एम तक, और एल कहाँ पहुँच सकता है, एन तक। एल हमारा एन तक पहुँच सकता है, के हमारा एम तक पहुँच सकता है। अगर ये इन दोनों के बीच में है, एम और एन के बीच में है, तो हमारा गियर सेफ है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, गियर सेफ नहीं रहेगा। अगर ऐसा जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा हो, कुछ गियर ऐसे होंगे जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा हो, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, उसको जो हमारे प्रावधान है वो क्या है, 4 प्रावधान है कि मेथड टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हमारे पास 4 मेथड है। पहला मेथड है आपका अंडर कटिंग। अंडर कटिंग मतलब होता है कि जो आपका पोर्शन जहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा हो, उसी पोर्शन को ही हम कट कर दें। अगर हम उस पोर्शन को ही कट कर देंगे, जैसे ये जो पोर्शन आ रहा है इसको मैं अगर कट कर दूंगा, गियर मैंने बनाया वहाँ पे इस पोर्शन को ही कट कर दिया, ऐसे समझिए। ये जो गियर है वो ऐसे जाने की जगह थोड़ा सा ऐसे कट दे दिया हमने ऐसे। अब जो दूसरा वाला गियर होगा इसमें इस तरह से हमने डिगिंग दे दी, ठीक है, जहाँ पे इजीली दूसरा वाला जो गियर है वो इस वाले पार्ट के अंदर से होता हुआ आराम से निकल सकता है। बात समझ में आ गई होगी। इस वाले पार्ट में से आपका दूसरा वाला गियर है वो इजीली होके निकल जाएगा जब ये घूमता हुआ जाए। लेकिन इस पार्ट में जब आएगा वो तो मोशन ट्रांसफ़र नहीं करे। मोशन कौन ट्रांसफ़र करेगा, मोशन ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे वाले गियर के पेयर। जब ये इस पॉइंट पे आएगा दूसरे वाले गियर क्या हो जाएंगे, गियर के टूथ, इसी गियर के जो दूसरे टूथ हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, तो वो मोशन ट्रांसफ़र करेंगे। इस पॉइंट को हमने क्या किया ताकि हमारी जो प्रोफाइल है वो सेफ। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो जाएगी, इससे दिक्कत ये हो जाएगी अगर देखो हमने किसी भी मटेरियल में से कुछ मटेरियल निकाल देते हैं तो मटेरियल क्या होगा, वीक होगा। ये वाला हिस्सा इसका वीक हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा अंडर कटिंग भी नहीं कर सकते। तो दूसरा मेथड क्या है हमारे इंटरफेरेंस को रोकने का, दूसरा मेथड होता है आपका इंक्रीजिंग प्रेशर एंगल। देखिए अगर प्रेशर एंगल बढ़ेगा, फाई अगर बढ़ा देते हैं
तो फाई बढ़ाने से हमारी जो कंडीशन है वो क्या होगा, आपका रेडियस ऑफ बेस सर्किल वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी स्टार्टिंग वाली कि हमारा जो बेस सर्किल है उसको तो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, इस लाइन से भी पी पॉइंट से पास होनी चाहिए। क्लियर। अगर हम पिस हमारा ये जो प्रेशर एंगल है इसको बढ़ाएंगे तो ये जो लाइन है आपकी ये वाली, ये इस तरीके से बढ़ेगी, इस तरीके से अगर बढ़ रही है तो ये जो आर बी है हमारा वो नीचे की तरफ जाएगा, ये पॉइंट नीचे जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा आर बी डिक्रीज होगा। और आर बी अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्या है, इजीली आपको बेस सर्किल रेडियस जो है वो अगर कम हो रही है तो आपको एम और एन पॉइंट जो है वो भी क्या हो जाएंगे, पीछे की तरफ खिसक जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाएगी के और एल के लिए। क्लियर। तीसरा बात है स्टबिंग टीथ। स्टबिंग टीथ का मतलब होता है टीथ की कटिंग कर देना। आज जो प्रोफाइल होती है टीथ की वो कुछ इस तरीके से होती है। टीथ की प्रोफाइल अगर इस तरह से है और इसका अगर हम अडेंडम कम कर दें, ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसा हमने क्लीन कर दिया, ग्राइंड कर दिया, तो क्या होगा उस केस के अंदर, अब यहाँ पे ये जो सबसे बड़ी दिक्कत किसकी थी, कौन सा पार्ट जा कर के गियर के दूसरे गियर के डिडेंडम में बेस सर्किल में टच हो रहा था, वो था अडेंडम। अगर हम अडेंडम को ही कम कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि जो पार्ट हमारा दिक्कत दे रहा था अडेंडम किसी दूसरे वाले गियर के हमारे बेस सर्किल के अंदर जा रहा था, उस पोर्शन को हमने कम कर दिया, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा। चौथा तरीका है इसका इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ। नंबर ऑफ टीथ, गियर के जो टीथ हैं उनकी संख्या बढ़ाएं। अगर उनकी संख्या बढ़ाएंगे, देखिए मॉड्यूल जो होता है, अगर हम बात करें मॉड्यूल होता है आपका डी बाई टी। अब देखो डायमीटर आपका फिक्स रखा है, आपने टी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, टी बढ़ा दिया तो आपका जो मॉड्यूल है वो कम हो जाएगा, मॉड्यूल कम होने से आपका अडेंडम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी अगर हम नंबर ऑफ टीथ बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ टीथ बढ़ा रहे हैं गिवन डायमीटर पे, तो टीथ की साइज़ भी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी। क्लियर। इसके कारण आपका जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लॉइडल गियर की। एक हमने बात करी थी इन्वॉल्यूट गियर की। इन्वॉल्यूट गियर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे जो कॉन्जुगेट गियर होते हैं जिनका नेचर कॉन्जुगेट होता है वो कौन से होते हैं, साइक्लॉइडल गियर। ये बाय नेचर कैसे होंगे, स्वभाव कैसा है, स्वरूप वो भी कैसा है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो जो है आपका मेंटेन होगा और लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। कैसे बनता है कॉन्जुगेट साइक्लॉइडल प्रोफाइल जो होती है वो बनती कैसे, पहले तो साइक्लॉइडल प्रोफाइल किसी एक सर्किल का एक पॉइंट ले लिया, सरकमफेरेंस पे जो मूव कर रहा है उस पॉइंट को हम ले लेते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे इस सर्किल का इस सर्किल की सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं, जो पॉइंट अभी टच हो रहा है उसी पॉइंट को अगर हम ले लें, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने ले लिया, इस पॉइंट ले लिया हमने ए। अगर इस सर्किल को हम क्या कर रहे हैं, इस फिक्स वाली सर्किल पे, इस वाली फिक्स वाली लाइन पे जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर हम रोल कर रहे हैं। अगर हम इसको रोल करेंगे तो ये क्या करेगा, एक किस तरीके से पाथ जनरेट करेगा। सर्किल को अगर हम रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक पाथ जनरेट करेगा। देखिए रोटेट करता हुआ जाएगा, इस तरीके से रोटेट करता हुआ पूरा इस पे जाएगा। तो क्या बनाएगा, ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है। इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, साइक्लॉइडल प्रोफाइल बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि एक सर्किल को हमने क्या किया, रोल किया, तो उसके जो सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट थे उन्होंने जो पॉइंट ट्रेस किया वही क्या हो जाएगा, आपका साइक्लॉइडल प्रोफाइल होता है। क्लियर। बात समझ में आ गई होगी आपने। अब देखिए ज़रा यहाँ पे कि जो आपका साइक्लॉइडल गियर होता है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यह किसी सर्किल की परिधि पर
स्थित एक पॉइंट का लोकस होता है जो किसी फिक्स आपके स्ट्रेट लाइन पर रोलिंग करता है, फिक्स स्ट्रेट लाइन में रोलिंग कर, और साथ में क्या होनी चाहिए, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होनी चाहिए। स्लिपिंग का मतलब यहाँ पे कोई भी विदाउट स्लिपिंग की बात करें तो प्योर रोलिंग मोशन। क्लियर। यहाँ पे जो आपका गियर बनता है साइक्लोइडल गियर, वो हम एक सर्किल के अंदर और एक सर्किल के बाहर दो अगर अलग अलग सर्किल को रोटेट कराएंगे तो जो प्रोफाइल जनरेट होती है वही क्या होती है, आपकी साइक्लोइडल गियर की प्रोफाइल होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाले सर्किल को हम अंदर की तरफ घुमा रहे हैं तो इसे बोलते हैं हम एपीसाइक्लॉइड। ये हो जाएगा आपका एपीसाइक्लॉइड पोर्शन, एपीसाइक्लॉइड। और ये वाला जो सर्किल है ये कहाँ, ऊपर की तरफ है, तो हाइपोसाइक्लॉइड। तो एपीसाइक्लॉइड पार्ट जो होता है वो नीचे की तरफ, हमने सर्किल को जब हमने रोटेट किया तो जो प्रोफाइल जनरेट हुई वो क्या होती है, आपकी गियर की प्रोफाइल जनरेट होती है। ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये गियर की प्रोफाइल है, ठीक, जिसमें से ये नीचे वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका फ्लैंक। ये नीचे वाला पार्ट कहलाएगा आपका फ्लैंक और ये पार्ट कहलाता है आपका फिन। तो इसमें क्या होगा, आपका दोनों ही पोर्शन देखो, ये एक कॉन्वेक्स सर्फेस है और ये कॉन्वेकेव सर्फेस, ये नीचे की तरफ कॉन्वेक्स है और एक ऊपर कॉनकेव सरफेस है। क्लियर। तो यहाँ पे कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस का मैच होती है। देखिए यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस मिलेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस मिलती है, प्रोफाइल होती है, कॉनकेव कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसका जब हम इस तरह से प्रोफाइल बना रहे हैं तो इसका जो फ्लैंक पार्ट होगा, फ्लैंक पार्ट कैसा होगा, एकदम चौड़ा होगा। तो यहाँ पे फ्लैंक हिस्सा होता है वो कैसा होता है, इसका चौड़ा होता है। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं होता, क्यों, क्योंकि जो दोनों प्रोफाइल बन रही है वो क्या है, एक ही सर्किल के ऊपर कट करी गई हुई है। दोनों ही जो प्रोफाइल हैं वो एक ही सर्किल की मदद से कट करी गई हैं, इसलिए यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता। तीसरी बात, यहाँ पे जो प्रेशर एंगल होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, प्रेशर एंगल लगातार बदलता चला जाता है। स्टार्टिंग में जो प्रेशर एंगल सबसे ज़्यादा होता है वो होता है आपका 5x, जब एंगेजमेंट स्टार्ट हो, जब आपके एंगेजमेंट की शुरुआत होती है, और जैसे जैसे एंगेजमेंट आपका पिच पॉइंट तक पहुँचता है वहाँ पर आपका प्रेशर एंगल 0 हो जाता है। और फिर जब हमारा जो एंगेजमेंट है वो उसको अंत की तरफ जाने लगता है तो फिर वापस से प्रेशर एंगल आपका बढ़ करके मैक्सिमम पहुंच जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में आपका मैक्सिमम होता है। क्लियर। बात समझ में आ गई कि साइक्लोइडल प्रोफाइल जो होते हैं उसके अंदर एडवांटेज क्या है, एडवांटेज होता है कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे हम यूज़ नहीं करते। हम किसको यूज़ करते हैं, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या होती है, एक तो होती है सेंट्रल डिस्टेंस अगर वेरी करेगी, अगर सेंट्रल डिस्टेंस वेरी करेगी तो आपका जो लॉ ऑफ गियरिंग है वो सेटिस्फाई नहीं होता। सेंट्रल डिस्टेंस वेरी करने पे लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं होता। और दूसरी बात, यहाँ पे प्रेशर एंगल कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, प्रेशर एंगल वेरी कर रहा है तो आपका टॉर्क भी क्या है, कांस्टेंट टॉर्क हमारा ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम करेगा। भाई इसका बदल किस लिए है, कांस्टेंट टॉर्क ट्रांसफर कर सके। और तीसरी बात करें हम तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, मैन्युफैक्चरिंग में डिफ़िकल्टी है। भाई कैसे हम एक कटर लाएंगे जो पहले अंदर की तरफ मूव करे फिर बाहर की तरफ मूव करे, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, साइक्लोइडल गियर को यूज़ नहीं करते। हम कौन से गियर यूज़ करते हैं, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल यूज़ करते हैं। थैंक यू क्लास, यहीं तक रखते हैं आज हम, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे गियर ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर।